हेलो एवरीवन। आज हम अपने कोऑर्डिनेशन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसी की हम सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करके हमको न्यू थ्योरी पढ़नी है जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कंसीडर किया गया है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल्स है जिसमें क्या है मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आयनिक होगा। सेकेंडली लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्जेस मानेंगे इन केस अगर लिगेंड एनायन है, और अगर हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो हम उसको डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब मेटल के पास किसी लिगेंड का अप्रोच होता है तो जो हमारे पास इनिशियल डी ऑर्बिटल्स थे जो कि हमारे पास डी जनरेट थे, मींस उनकी एनर्जी सेम थी, जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाता है और हमको न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। तो वही बोला है, ड्यू टू एसिमेट्रिकल अप्रोच ऑफ ligand, the degeneracy of the d orbital is lifted, resulting in splitting of d orbitals. Means जो d orbitals इनिशियल सेम एनर्जी की थी, अब उनमें स्प्लिटिंग होके एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि सिर्फ हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से डील करना है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, मींस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस टाइप की होती है वो हमको सीखना है। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें से जो हमारे पास होती हैं 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल होती हैं, बाकी रिमेनिंग जो 3 ऑर्बिटल्स होती है वो नॉन एक्सियल होती हैं। तो जो उसमें यही देखा है कि जो हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स होती है वो कौन कौन सी हो जाएंगी, dz² और dx² माइनस y², और नॉन एक्सियल कौन सी हो जाएंगी हमारे पास, dxy, dyz और dxz। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो जो लिगेंड्स है वो कहां से अप्रोच करते हैं, एक्सियली अप्रोच करेंगे। तो इस केस में जो एक्सियल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जो हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dxz, इनकी कम रिपल्शन के कारण इनकी इनिशियल जो एनर्जी थी उससे एनर्जी कम हो जाएगी और हमें रिजल्टिंग 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स किसके, डी ऑर्बिटल्स के। तो जो हमारे पास लोअर एनर्जी की रहेंगी dxy, dyz और dxz, उनको हम बोलते हैं T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और जो हमारे पास हायर एनर्जी की मिलेंगी एक्सियल ऑर्बिटल्स dz² और dx² माइनस y², इनको हम क्या बोलेंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब कैसे स्प्लिटिंग होगी, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑक्टाहेड्रल एंटाइटीज में, वो हम देखते हैं। तो हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होती है उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो इनिशियल हमारे पास फ्री मेटल आयन है, यहाँ पे हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, डीजेनरेट, मतलब उनकी एनर्जी सेम है। अब हम क्या करेंगे, जब एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में, तो वो भी अभी भी इस टाइम पे क्या है, एनर्जी पांचों के साथ में बढ़ी है, मींस की 5 की 5 जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी क्या होगी हमारे पास, डीजेनरेट होगी, मींस एनर्जी सेम होगी। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, मींस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो जो हमारे पास एक्सियल डी ऑर्बिटल्स थी dx² माइनस y² और dz², तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इन्हीं को हम बोलते हैं Eg सेट। और जो हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dxz, ये क्या होंगी, जो कि हमारे पास इनकी एनर्जी कम हो गई है इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, इनको हम बोलते हैं T2g सेट। तो इनिशियल जो हमारे पास सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैरी सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास बैरी सेंटर में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमारे पास Eg सेट है उनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, कितने से ज्यादा रहेगी, 3/5 ऑफ डेल्टा O। डेल्टा O क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो हमारे पास T2g सेट है उनकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, मीन्स हमारे पास 3 हो जाएंगी ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी और 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी ऑफ हायर एनर्जी। तो इसी को हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला है, तो फर्स्ट है हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है डीजेनरेट लेवल्स की वो किसके कारण हो रही है, लिगेंड के कारण हो रही है और एक डेफिनेट ज्योमेट्री में हो रही है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैनी अ टाइम बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
सेकेंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी सेपरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ओ। सो डेल्टा तो सिंपल बता रहा है सेपरेशन, ओ जो है हमारे पास सब्सक्रिप्ट में वो क्या बता रहा है, ऑक्टाहेड्रल, स्पेसिफिक ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। तो जो एनर्जी है 2 ईजी ऑर्बिटल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी किससे, 3/5 ऑफ डेल्टा ओ, और जो हमारे पास 3 T2G सेट है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी बाय 2/5 ऑफ डेल्टा ओ। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ है वो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखने वाली बात है कि जो लिगेंड किस टाइप की फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस पे डिपेंड करता है। और जो हमारे पास मेटल आयन है उसके चार्ज पे भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मींस उनमें ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, जो हमारे पास स्प्लिटिंग गैप है ये ज्यादा देखने को मिलता है। और बाकी कुछ और लिगेंड्स होते हैं जो कि वीक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इस केस में हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो थोड़ी कम देखने मिलती है, मींस ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट रेशियो जो है वो ऐसे ही मेंटेन रहती है। अब हम देखेंगे कि हमने जो लिगेंड्स हैं उनको कैसे अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिनमें हमने लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज किया है। तो उसमें जो सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, हेलोजेंस की, उनसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन डोनर्स की, उनसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन डोनर्स की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन डोनर्स की। पूरी सीरीज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको समझना है कि जो हेलोजेंस है और ऑक्सीजन डोनर्स है वो वीक फील्ड की कैटेगरी में आएंगे, मींस अप टू वाटर जो होगा वो वीक फील्ड की कैटेगरी में आएगा। बाकी जो नाइट्रोजन डोनर्स है और कार्बन डोनर्स है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हमने सीरीज बनाई है ये किस बेसिस पे बनाई है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। ये देखा गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब हमने लिगेंड को चेंज किया तो कितनी एनर्जी स्प्लिटिंग हुई, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बेसिस पे हमने सीरीज को फॉर्म किया हुआ है। तो यह दिया हुआ है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास T2G सेट है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है और EG सेट है, ये T2G लोअर एनर्जी का और EG हायर एनर्जी का। अगर हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने या 2 भरने, तो एक तो 1 भर देंगे, 2 भरना हो तो भी हम ऐसे भर सकते हैं, 3 तक हम ऐसे भर सकते हैं। जब हम 4th इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हमको डिसाइड करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे T2G में पेयरिंग शो करेगा या फिर अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो EG में फिल किया जाएगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें कुछ और कंसेप्ट पढ़ना है जो कि अब हम देखते हैं। तो इन्हें बोला है फॉर D4 आयंस 2 पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेस। तो फर्स्ट पैटर्न क्या है कि 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G लेवल में पेयरिंग कर ले, या फिर क्या हो सकता है कि पेयरिंग एनर्जी में इतना इन्वेस्ट ना करके वो क्या कर सकता है, EG ऑर्बिटल में ऑक्यूपेंसी शो कर सकता है। तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ऑकर होगी वो डिपेंड करता है किस पे, कि हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और साथ साथ में पेयरिंग एनर्जी क्या है, कितनी है। इसको हम समझ के देखेंगे कि कब हमको पेयरिंग करवानी है और कब हमको 4th इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में फिल करना है। तो अब हमें देखना है कि जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं पेयरिंग की और EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की वो हमको कैसे डिसाइड करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर हमारे पास पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उस केस में जो हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में जाएगा और हमारे पास कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 EG1। इस केस में जो लिगेंड्स होंगे जिनमें की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, उनको बोलते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड्स, और इनमें जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है FeH2O6 डाइपॉजिटिव। इस केस में अगर अपन देखें तो Fe के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2। इस केस में हमारे पास क्या कन्फिगरेशन हो जाएगा, D6। अब हमको मीन 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 3D6। तो यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हम कैसे भरेंगे इनको, तो नीचे हमारे पास हो जाएगा T2G सेट, ऊपर हो जाएगा हमारे पास EG सेट। तो हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3
3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो हमको देखना है लिगेंड कौन सा है। तो H2O अभी अपन ने देखा था वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में अपन ने क्या देखा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो जहां एनर्जी ज्यादा लगेगी हम वो नहीं करेंगे, कम एनर्जी में जो काम हो जाएगा हम वो करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। मीन्स जो हमारे पास ये डिफरेंस है ये स्प्लिटिंग एनर्जी का वो कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फिल हो जाएगा, फिफ्थ और सिक्स। तो इस केस में हमारे पास क्या कन्फिगरेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास T2G4Eg2। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, मीन्स हमारे पास पेयरिंग करना इजी रहेगा क्योंकि कम एनर्जी में हमारा काम हो जाएगा। तो वही बोला है द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपायर T2G ऑर्बिटल विद कन्फिगरेशन T2G4Eg0। और जो लिगेंड्स इस टाइप के इफेक्ट को शो करते हैं उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और ये जनरली क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कैसे हम देख सकते हैं, अगेन हम देखते हैं Fe का एग्जांपल है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने Cn लिया। इस केस में भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारे पास, +2 मींस 3d6 कन्फिगरेशन। अगेन हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देख लेते हैं T2G और Eg सेट में, तो ये हो जाएगा T2G और Eg 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो जहां एनर्जी कम लग रही है हम वही काम करेंगे, तो हमारे पास 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2G6 और Eg0, ये कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मींस इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास स्पिन वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे हमारे पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मींस अगर हम स्पिन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम आएगी या 0 आएगी, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोल देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अब हमारे लिए सीखना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। मींस टेट्राहेड्रल है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो क्या होता है, नॉर्मल d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल्स t जनरेट है, मींस सेम एनर्जी की है। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है टेट्राहेड्रल में, उस केस में क्या होता है, जो लिगेंड्स है वो कहां से अप्रोच करते हैं, नॉन एक्सियली। तो इस टाइम पे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, जो हमारे पास T2 जिनको हम बोलते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि नॉन एक्सियल रिपल्शन होगा। और जो हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जिनको हम ई सेट बोलते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास ई सेट हो जाएगा 3/5 ऑफ डेल्टा टी और T2 हो जाएगा 2/5 ऑफ डेल्टा टी। तो इनकी हायर एनर्जी हो जाएगी और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब इनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मेशन होता है, तो उनमें जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो इन्वर्टेड मींस ऑपोजिट एंड इज स्मॉलर, कम होती है, मींस की जो हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास मेटल सेम है, लिगेंड्स भी सेम है और मेटल और लिगेंड्स का डिस्टेंस भी सेम है, तो ये देखा जाता है कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है वो कितने टाइम्स होती है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। मींस कि जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्या बोला है, इसी का रिजल्ट कि जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि पेयरिंग को फोर्स करे। मींस पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्या होगा, हमारे पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो Eg मींस जो हमने नीचे फिल किए हैं ई में जाएगा पहले 1 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास T2 सेट में चला जाएगा। इसलिए हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत कम देखने मिलते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NiCl4 डाइनेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड है, तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ई सेट हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास T2 सेट और ये हो जाएगा हमारे पास ई सेट। तो हमको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, Ni डाई पॉजिटिव मींस D8 कन्फिगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कन्फिगरेशन E4 T2 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल जो हमने स्प्लिटिंग पढ़ी है उसका एक एग्जांपल है कैसे हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, कैसे उसमें स्प्लिटिंग होती है। अब हमारे लिए पढ़ना है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी बहुत डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है कि उनमें हमें वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। तो वही दिया हुआ है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज देयर वाइड रेंज ऑफ कलर्स।
तो जो कलर है कॉम्प्लेक्सेस का वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, विच इज एब्सॉर्ब, मीन्स जो लाइट एब्सॉर्ब हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट ट्रांसमिट होगी, तो जो ट्रांसमिटेंस लाइट होगी उसके करस्पॉन्डिंग ही कलर हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने बोला है कि जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का उसको हम किसके थ्रू बता सकते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई है, तो लोअर एनर्जी लेवल मींस लोअर डी ऑर्बिटल से जब हायर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर जो लाइट का ट्रांसमिटेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको कॉम्प्लेक्सेस में कलर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है TiH2O6 ट्राई पॉजिटिव, इस केस में Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, मींस हमको सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन फिल करना है डी ऑर्बिटल में, तो हम इसको फिल करेंगे T2G1 Eg0। लेकिन जब T2G जो कि लोअर एनर्जी लेवल है उससे Eg हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, मींस कन्फिगरेशन हो जाएगा T2G0 Eg1, तो ये किसके थ्रू होगा, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एनर्जी का ट्रांसमिटेंस मींस लाइट का ट्रांसमिटेंस होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे लिए कलर है कॉम्प्लेक्सेस का वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमको देखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में अगर लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ना होने के कारण डी ऑर्बिटल्स जो है उनमें भी सेपरेशन नहीं होगा, फिर डी से डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमको कॉम्प्लेक्सेस में कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम वाटर को रिमूव कर देते हैं TiH2O6Cl3 कॉम्प्लेक्स से, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इस केस में वाटर है जो कि लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर अपन एनहाइड्रस CuSO4 की बात करें तो वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर वही हम हाइड्रस फॉर्म में लेंगे मींस वाटर को ऐड कर देंगे तो वाटर यहाँ लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, स्प्लिटिंग होगी, डी ट्रांजिशन होगा, तो हमें रिजल्टेंट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है CuSO4 का। अब हमारे लिए पढ़ना है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स मींस CO जो होगा वो लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, होमोलेप्टिक मींस की सारे जो लिगेंड्स होंगे वो CO होंगे। तो इस केस में जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है मेटल कार्बोनिल्स में, उसमें सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। अब जो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किसके कारण बनता है, तो यहाँ पे डोनेशन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कार्बोनिल कार्बन से, किसमें, तो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मेटल कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है, कहां से होगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से उनका एक ट्रांसफर होगा हमारे पास, जो हमारे पास कार्बन है उसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट। अब ये सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे सिग्मा से इलेक्ट्रॉन मेटल ले रहा था तो पाई से वापस देगा, तो इस टाइप के इफेक्ट को ही हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो इससे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन होगा, मींस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनने के कारण जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो वही दिया है द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल। अब हमको लास्ट देखना है इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, क्या हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है और क्या एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट हमको देखना है कि अगर हमको वाटर की हार्डनेस चेक करनी होती है तो हम उसको टाइट्रेशन में यूज किसके साथ टाइट्रेशन कराएंगे, Na2EDTA। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन, एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कौन सी ट्रांजिशन मेटल का होता है, तो वो होता है कोबाल्ट। नेक्स्ट है रोडियम कॉम्प्लेक्स PH3P होल थ्राइस RSCl जिसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये यूज होता है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, और 2026 जो हमारे पास CBSE बोर्ड एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कि जो आर्टिकल्स है उनको सिल्वर और गोल्ड से प्लेटेड भी किया जाता है। EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए EDTA का यूज किया जाता है। और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं प्लेटिनम के जो कि इफेक्टिवली इनहिबिट करते हैं ट्यूमर की ग्रोथ में, फॉर एग्जाम्पल सिस्प्लेटिन। तो ये हमने पूरा अपना कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो था बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, पूरा थ्योरी पार्ट जो है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू।